नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम आए हैं बालोतरा के विधायक श्रीमान मदन जी प्रजापत के पास। आपसे मुलाकात करेंगे, बालोतरा के हालचाल जानेंगे। नमस्कार विधायक साहब। नमस्कार। आप पिछले 5 साल से विधायक हैं। बालोतरा के अंदर रिफाइनरी लगी है, तो इसके पीछे खास हाथ किसका है? पचपदरा के अंदर ही लगने का। पहले दूसरे गांव लगभग कहाँ लालाना वहाँ पे लगने वाली थी, तो वहाँ से यहाँ पे आ गई। तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पहले प्रस्तावित हुई और वहाँ किसानों जमीन मालिकों का विवाद हुआ और विवाद के बाद हमने सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को दिया और अशोक गहलोत जी ने लगाने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी, जमीन अलॉट करवाई और हाथ तो मुख्यमंत्री जी का ही होता है लगाने में। और दुनिया जानती है कि पचपदरा में रिफाइनरी लगाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बालोतरा को जिला बनाने में आपने बहुत मेहनत की, आपको नंगे पांव भी चलना पड़ा। सरकार आपकी थी, फिर भी आपको नंगे पांव चलना पड़ा। ये माहौल क्यों बना है सर? देखो, सवाल माहौल का नहीं है, जिला बनाना हमारे लिए जरूरी था और हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अगर आपने जिला नहीं बनाया, आप मुख्यमंत्री है, मैं आपका वफादार एमएलए हूं, तो आगे वाले एमएलए में मेरे में कौन सा जनता अंतर समझेगी? लोगों में तो यही संदेश जाएगा कि आगे वाले पहले वाले और ये एक जैसे है। इसलिए मुझे डर था कि बजट शानदार है, योजना शानदार है और क्या मालूम अगर नहीं बना तो लोगों के बीच में हम जाने लायक नहीं रहेंगे। तो आखिर में मैंने ये भी कहा कि आप मेहरबानी करके जिला बनाओ और अगर नहीं बनाया तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए मैंने अंतिम बजट में प्रण लिया। 14 महीने तकलीफ तो पड़ी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना हमारा सपना जो साकार करके हमारी जो उम्मीदें 40 साल पुरानी मांग को पूरा करके जो हमारी उम्मीद को पूरा किया है, आने वाला इतिहास अशोक गहलोत जी को याद करेगा। आपके चलने की वजह से तो राजस्थान को 19 जिले मिल गए। देखो, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हमें ज्यादा से ज्यादा 7-8 जिलों की उम्मीद थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने दिया, छप्पर फाड़ के दिया और 19 ही नहीं 3 और बनाए। और इस बार मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो इस बात को उन्होंने सही साबित करके जो भी हमने मांगा, जिला दे दिया। पहले पानी का काम जो मैंने वादा किया था, मीठा पानी बालोतरा की जनता को नहीं पिलाया तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, तो वो भी हमारी उम्मीद पूरी हुई। रिफाइनरी के लिए हमने संघर्ष किया, वो भी हमारा काम पूरा हुआ। और भी ओवरब्रिज हो, सीवरेज 200 करोड़ का टेंडर हो गया और काम चल रहा है। 35 करोड़ का गंदे पानी नाला पानी का जो है वो विकसित करने के लिए सौपाटी की तरफ विकसित होगी। 200 वो है, एक 55 करोड़ रुपया से जिला अस्पताल बन रहा है। तो आप मानो कि हजारों करोड़ रुपये का बजट, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो जो मांगा, आज 100 करोड़ का तो ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया है। तो इसलिए विकास की और योजनाएं तो ऐसी शानदार है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी शानदार जानदार योजनाएं और कोई प्रदेश में नहीं है। और इनके अलावा आप जानते हैं कि ये हिंदुस्तान का पहला प्रदेश राजस्थान जो ओपीएस लागू किया है, पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए लागू की है। ये बहुत बड़ा कर्मचारियों के लिए तोहफा है। और मैंने ये भी कहा कि कर्मचारी मजबूत रह के सरकार को रिपीट करें। और आज का जो वातावरण है, हमारी सरकार रिपीट हो रही है, हम आ रहे हैं, नहीं तो बीजेपी वाले ओपीएस को बंद कर देंगे पहले फैसले में। हकीकत में ये कह रहा हूं, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी तो ओपीएस बंद हो जाएगा और आपकी सरकार रही तो कंटिन्यू। आज भी विरोध कर रहे हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो विरोध में नहीं है तो लागू करें। जो आज वर्तमान में जो सरकारें हैं वो भी लागू नहीं कर रही है, तो आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करें? इसलिए इनकी सरकार आने वाली नहीं है।
हमारी सरकार रिपीट हो रही। आपको किसी सज्जन ने चांदी के चप्पल गिफ्ट किए थे, उसके पीछे क्या कहानी है? कारण तो वो जाने, जन भावना है, लोगों का मन, और खुशी इतनी हुई कि लोग 36 को में मानो दीपावली आ गई है। डोली बॉर्डर से घर तक 13 घंटे जुलूस में, बालोतरा के इतिहास में ऐसा लोगों में खुशी और ऐसा हुजूम, ऐसा जुलूस मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। अब कांग्रेस के अंदर कहते हैं कि दो खेमे बने हुए हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। देखो, आप तो कांग्रेस के दो खेमों की बात करें, हमारा नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है, और यहाँ कोई खेमा नहीं है। खेमा बीजेपी में 10 मुख्यमंत्री और बालोतरा में 10-12 एमएलए बन के घूम रहे हैं, तो खेमाबाजी भारतीय जनता पार्टी में। आप सासौर में देखो, पत्थर चल रहे हैं, लाते घूसे चल रहे हैं, गाड़ियों के कांच तोड़े जा रहे हैं, तो खेमा और गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में। देव जी और को हमारी उम्मीदवार बनाने सरकार के को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ रही है, और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने मांग की कि हमारे कार्यालय पे पुलिस लगाओ, पुलिस लगाई। और भी कई झगड़े हैं तो पूरी पुलिस तैयार है, और ये आपस में ही झगड़ रहे हैं, और हमें तो उल्टे इनकी व्यवस्था के लिए परेशान होना पड़ रहा है। तो बीच में जो न्यूज़ आई थी कि भाई सचिन पायलट कह रहे हैं कि अभी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस टाइम में हमारे पास ये भी न्यूज़ आई थी कि मदन जी प्रजापत सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हैं। देखो, हम कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं। रही बात मुख्यमंत्री की, तो ये आज मुख्यमंत्री नहीं बना ना, सरकार बनने के बाद विधायक दल की हमारी परंपरा है पार्टी। विधायक दल की मीटिंग होती है, विधायकों से राय लेकर हमारा हाई कमान निर्णय करता है, वो सर्वोपरि होता है, और हम उस निर्णय को मानते हैं। अब अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे? आप वापस पूछ रहे हो मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारी परंपरा है। नहीं, आपके हिसाब से विधायक पूछूं, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से बना है, मैं खुद बन जाऊं। मेरे अकेले के तो हाथ ये में तो हमारा सौभाग्य होगा अगर आप मुख्यमंत्री बने ना। मेरे अकेले के हाथ में मुख्यमंत्री, ये लोकतंत्र है। और अगर हकीकत आप कह रहे हो आपके हाथ में, तो मेरे अकेले से बढ़ता है, मैं खुद बन जाऊं। लेकिन ये हमारी परंपरा है, पार्टी हाईकमान का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और हम परंपरा को जीवित रखते हैं कि जो पार्टी राय लेकर जो फैसला करती है वो कोई भी बन सकता है। इस बार कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को? पहले से ज्यादा सीटें आ रही। आप मानो चुनाव आ गए हैं, घोषणा हो गई है, सरकार के खिलाफ 1% भी विरोध या विरोध में मौल नहीं है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी के टिकट नहीं मिलने से कई तो रो रहे हैं, कई सिप के भाग रहे हैं। और आप अंदाज लगाओ, इनकी जो फाउंडेशन मेंबर भैरू सिंह जी के परिवार के साथ और जसवंत सिंह जी के खुद के साथ भारतीय जनता पार्टी दोगला व्यवहार कर सकती है, तो ये किसी को भी दूध में से माखी निकाल के फेंक सकते हैं। ये किसी के नहीं है, और न इसमें लोकतंत्र जिंदा है। इसमें शाह और मोदी जी दो व्यक्ति है, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, हिटलरशाही है। उनके सामने बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। वो मन की बात करते हैं, बाकी वाले सुनते हैं। सुझाव देना और सुनाना भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सिवाना से 23 उम्मीदवार है कांग्रेस के और बालोतरा से सिर्फ एक, ऐसा क्यों? वो कार्यकर्ताओं का और जनता का प्रेम है। और रही बात, मेरे को किसी ने कहा कि 23 उम्मीदवार है और पार्टी कमजोर है। पार्टी कमजोर कहाँ होती है कि कोई टिकट नहीं मांगता है, ज्यादा मांग रहे हैं, इसलिए वहां मजबूत है, कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है। तो इसका मतलब तो बालोतरा में कमजोर है क्या? सवाल कोई नहीं कमजोर मांग रहा है, सिर्फ आपका ही नाम है। मेरी बात सुनो, सवाल कमजोर का नहीं, वो तो मेरे प्रति कार्यकर्ताओं का प्रेम है, उनका विश्वास है, और मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं ये विश्वास प्रेम कायम रहे।
रही बात वहां सिटिंग एमएलए नहीं है, तो इसलिए हर कोई उम्मीद करता है कि भाई पार्टी मुझे दे। देखो, टिकट मांगना सबका हक है, लेकिन पार्टी हाईकमान फैसला करने के बाद अगर वो फैसला नहीं मानता है, वो पार्टी के विरोध गतिविधियों में माना जाता है। लेकिन अभी मांगा है टिकट, फैसला पार्टी करेगी, और पार्टी के बाद में हमें विश्वास है जिसको भी मिलेगी, पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से इस बार नया जिला बना है, तो नए जिले में हम उम्मीद करते हैं कि तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के पार्टी जीते। तीनों में से दो तो वैसे भी कांग्रेस की है अभी भी। अब और है, लेकिन अभी चुनाव है, हमें पूरा विश्वास है कि 3 की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। अब बालोतरा के अंदर आपकी ये जिला बनने के बाद में आपकी छवि इतनी मजबूत बन गई, क्योंकि आप नंगे पांव भी घूमे, तो जनता के अंदर आपके प्रति माहौल अच्छा बन गया। तो आपको लगता है कि इस बार के चुनाव आपके लिए एकदम आसान है, या फिर कुछ सामना होगा या टक्कर होगी? देखो, अभी तो उनका उम्मीदवार भी तय नहीं हुआ है, हमारे पार्टी की अधिकृत लिस्ट भी नहीं आई है, लेकिन हमने तो विकास और संघर्ष में विश्वास किया है। चाहे विधायक रहा तो भी संघर्ष, नहीं रहा तो भी संघर्ष, और अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो हमने विकास में विश्वास किया है। और मैंने एक बात कही कि मेरे कहने से, या मारवाड़ी में कहावत है कि मारे वकोणीड़ो बेटो अपूत नहीं है, अपने सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म में मद भागवत से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। और मैंने सुनौती दी है कि मद भागवत को साक्षी मानकर लेखा जोखा आकलन कर ले, और जो हमने काम हमारी सरकार ने किया है, या हमारे 2 कार्यकाल 10 सालों में जो विकास हुआ है, उनके 30 साल भी 10% भी उन्होंने काम नहीं किया है। और अगर वो बता दे कि हमने काम कम किया है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो उनको घर बैठना पड़ेगा। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, 2 महीने बाद में भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी। इसका मतलब मैं मानता हूं कि मैंने कहा, उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। आपका एक बयान आया था बीच में कि भाजपा ने कोई राष्ट्रवादिता का ठेका नहीं ले रखा है, आपके अंदर भी राष्ट्रवादिता कूट कूट के भरी हुई है, और आपने एक बालोतरा के अंदर बड़ा तिरंगा लगाने का भी वादा किया था। देखो, राष्ट्रवाद क्या होता है वो भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं। देश आजादी के मामले में जो कांग्रेस का योगदान, देश की आजादी के बाद में इन देश के लिए इंदिरा जी ने अपना बलिदान दे दिया, राजीव गांधी जी शहीद हो गए देश की एकता के लिए, वो इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और इन विचारधारा के लोगों में आप बलिदान और शहीद की तो छोड़ो, किसी ने अंगुली भी नहीं कटाई, तो इनका और राष्ट्रवाद से क्या लेना देना? वो फर्जी राष्ट्रवाद है, वो सिर्फ ढोंग करके राष्ट्रवाद के और धर्म के नाम पे वोट लेना जानते हैं। बाकी एक भी बता दे कि हमारे महापुरुषों को नाम पर बांटा जा रहा है, कभी कहते हैं सरदार पटेल जी, कभी शास्त्री जी, वो हमारे नेता, इनका विचारधारा का एक भी नेता सही तो बड़ी बात है, किसी ने अंगुली भी नहीं कटाई। हमने और हमारी पार्टी ने खून देकर राज किया है, और इन लोगों ने लड़ाकर खून लेकर राज किया है, और राष्ट्रवाद का और भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना। ये जो नए बस स्टैंड में तिरंगा लगा है, क्या आपके एमएलए कोटे से लगा है? वो तो एक तिरंगा एमएलए कोटे से लगा है, और आने वाले समय कई तिरंगे और कई काम किए जाएंगे बालोतरा में। चाहे यूआईटी हो, सौरायों का विकास हो, महापुरुषों की मूर्तियां हो, महापुरुषों के नाम से मार्ग हो, क्योंकि जिला बना है, लोगों को उम्मीद है कि ऐसा शानदार जिला बने, पूरे राजस्थान में 1 नंबर हो। इसलिए तिरंगा बड़ी शान है, लगाया है और भी लगाए। बालोतरा का जो ब्रिज है
काफी समय से बना हुआ पड़ा है, पर उसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह काफी समय से बना हुआ नहीं है, अभी तैयार हुआ है। फिर भी अटकले और तो अभी काफी आ रहे तैयार हुआ है तो उद्घाटन क्या होता है? हैं। चालू नहीं किया ना अभी तक। उद्घाटन कोई, हम प्लेटों में विश्वास नहीं करते हैं। हमने कहा 1-2 दिन में शुरू करवा देंगे, जनता के पांव पड़ेंगे वही उद्घाटन मान लेंगे। हमने कभी प्लेटों में नाम में विश्वास नहीं किया, काम में किया। इसलिए कोई जरूरी नहीं, उद्घाटन होते रहेंगे और ब्रिज शुरू हो जाए। पिछली बार जब चुनाव हुए तो आप जब जनता के सामने गए तो उस समय जनता से आपने कुछ वादे भी किए होंगे कि भाई ये काम हम अगले 5 साल में पूरे करेंगे। ऐसा कोई काम है जो आपने जनता के बीच में कहा था लेकिन अभी तक पूरा हो नहीं पाया, जिसको आप पहले करना चाहते हैं? देखो, काम सभी पूरे हो गए, जो हमने कहा उनसे ज्यादा हुए। और मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मांगते 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 थक जाओगे, तो इसलिए काम तो सभी पूरे हो गए। इनके अलावा और भी जो वादे किए, इनके अलावा भी मैंने अतिरिक्त काम किए। और लोगों में विश्वास है कि जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बालोतरा जिले के अंदर पानी की बहुत तकलीफ है, किसानों को भी है और शहरीकरण वालों को भी है, तो इसका कोई उपाय सोचा आपने? देखो, किसानों को तो आप जानते हैं कि जमीनी जल स्तर नहीं है, यहाँ डबल क्रॉप नहीं है। पहले जमाने में थोड़ा बहुत एरिया था, वो भी आज धीरे धीरे खारा पानी। पीने का पानी भी 250 किलोमीटर दूर से आ रहा है। तो जब लैंड लीकेज होती है तो वो सप्लाई में गैप पड़ जाता है, यही प्रॉब्लम है। इसलिए हमने प्रपोजल बना दिया है, पास भी हो गया है। बड़ा डैम बने, 1 महीने का यहाँ स्टोरेज बनेगा, तभी इनका परमानेंट समाधान है। रही बात किसानों की, तो जब हम नर्मदा की, इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं, लोग मजाक मानते थे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसानों की बातें करते हैं, इंदिरा गांधी नहर को 1 किलोमीटर भी इन्होंने बढ़ाया कभी? क्या एक एयरपोर्ट भी बनाया है? एक रेलवे स्टेशन भी बनाया? ये बेचने का काम करते हैं। सिर्फ हम दो, हमारे दो, ये 2 लोग बेचने वाले और 2 लोग खरीदने वाले, अंबानी और अड्डानी। इनके अलावा एक भी एयरपोर्ट, एक भी बंदरगाह, एक भी रेलवे स्टेशन, एक भी बड़ा कोई काम बता दे। इनका काम है बेचने का और सिर्फ भाषण देने का। आज प्रधानमंत्री जी 1 महीने में 10-12 बार आ जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी है या प्रसार मंत्री जी? इसलिए इनका काम है चुनाव में बातें और भाषण देके चुनाव जीतो, सरकार बनाओ। नहीं बनती है तो एमएलए को खरीदो, तोड़ो, सरकार गिराओ और वापस सरकार बनाओ। इनका विश्वास विकास में नहीं है। अब अशोक जी ने जो स्कूलें थी, काफ़ी स्कूलों को, जैसे सिवाना बेस पे है तो 3 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना दिया है, और हर गांव में, कुछ गांव में नहीं होगी, बाकी लगभग हर गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। अब स्कूलों के अंदर इंग्लिश में पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं है, तो क्या शिक्षक पहले तैयार करने से पहले स्कूलें तैयार करने, सही बात है? आपको गलत जानकारी है, इनका कैडर भी अलग बना दिया। अभी तक तो कोई आया ही नहीं है, इनका फैकल्टी नहीं पूरा है। कैडर अलग बना दिया और वहाँ स्टाफ के पहले इंटरव्यू के तहत लिए, अब इनका कैडर भी बना दिया ना। हमारे यहाँ पूरे स्टाफ है, आप देख सकते हैं कि जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम, अमीर आदमी या अमीर परिवार का बच्चा तो प्राइवेट में भी गरीब के सपना ही रह जाता। लेकिन आज गरीब से गरीब परिवार के बच्चे जब मैं देखता हूं इंग्लिश में बात करते हैं, तो आज व्यवहारिक ज्ञान या व्यापार देश विदेश में इंग्लिश का महत्व है। इसलिए अशोक गहलोत जी की भावना थी कि गरीब परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी का लाभ लें। ये फैकल्टियां अभी तक स्कूलों में लगी नहीं है इंग्लिश की। कोई कमी है, थोड़ी बहुत लग जाएगी, लेकिन एक नई शुरुआत, पहली बार इतना बड़ा सौगात जो दी है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये इनसे बड़ी खुशी क्या होगी? आपने भागवत की बात की, तो शिक्षा के बारे में एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि गुरुकुल की शिक्षा जो थी वो अच्छी थी, या अब जो ये पढ़ाई चल रही है ये अच्छी है?
देखो, किसी को बुरा कहना तो मतलब ही नहीं है। हर समय की नजाकत समय के हिसाब से, वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। आज पूरे देश विदेश में पहले संस्कृत में ज्यादा उपयोग था, आज इंग्लिश का जमाना है। तो इसलिए बुरा कोई होता ही नहीं है। शिक्षा शिक्षा है, शिक्षा की कोई उम्र नहीं है। आजीवन जीते जी जितना आदमी ग्रहण करे, और शिक्षा और ज्ञान ही एक ऐसी चीज है कि बाकी धन दौलत प्रॉपर्टी परिवार समान बंटवारा भागीदारी, लेकिन ज्ञान और एक भक्ति, ये इनका बंटवारा परिवार और भाइयों में भी नहीं होता है। नासा ने भी बीच में कहा था कि जो संस्कृत भाषा है वो पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है, और जो रोबोट बनाने जा रहे हैं नासा वाले, तो दूसरी भाषाएं भी उस रोबोट के ऊपर सेट नहीं हो पा रही सिवाय संस्कृत के। तो संस्कृत एक वैदिक भाषा को या वैज्ञानिक भाषा को सबसे बड़ी भाषा है, तो संस्कृत को हटाया क्यों जा रहा है? संस्कृत तो उल्टा ज्यादा मजबूताई से लानी चाहिए। देखो, बहुत पुरानी भाषा है, मजबूत भाषा है, हटाने से नहीं हटते हैं। और कोर्सेस में से निकल रही है। धीरे धीरे संस्कृति और कल्चर में परिवर्तन होने की वजह से धीरे धीरे हजारों साल के बाद हटते हैं। एक दिन में कोई हटाने का किसी हाथ में थोड़ी है। एक दिन जो में नहीं वातावरण जो हटती है। होता है, वर्तमान कल्चर है, संस्कृति है, उनके लिहाज से धीरे धीरे लोगों में कमजोरी हो गई, और धीरे धीरे संस्कृत जगह आज हिंदी, हिंदी के बाद आज इंग्लिश है। पहले अपन 60 में इंग्लिश का पढ़ना शुरू करते हैं, और आज 0 से शुरुआत करते हैं। समय है, समय के हिसाब से बदलना जुड़ना आना। पहले 6ठी से संस्कृत भी चालू होती थी, लेकिन आज 9वीं 10वीं में भी संस्कृत बहुत मुश्किल से मिलती है। कोई किसी को मना नहीं है, सभी भाषाएं, जो भाषा ग्रहण करना चाहे कर सकता है। खुद के ऊपर खुद क्या चाहता है वो मायने रखता है। आप इतना तो बता ही सकते हैं कि इंग्लिश अच्छी भाषा है या संस्कृत? भाषाएं कोई खराब होती नहीं है भाई, अपने पोल पे तो हम बता ही सकते हैं ना। देखो, ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है कि अच्छा कौन है, हम सब अपने इंसान है, अपने लिहाज से सभी अच्छे हैं, लेकिन जो जिनकी चॉइस होती है वो काम करें। लेकिन आज जनरली अगर मैं व्यवहारिक ज्ञान की बात करूं, व्यापार की बात करूं, या देश विदेश में उपयोगिता की बात करूं, तो आज तो अंग्रेजी का जमाना है। लेकिन संस्कृत कोई खराब थोड़ी है, ज्ञान है, अपने धार्मिक शास्त्र पूरे संस्कृत में, और कई करने वाले कर भी रहे हैं, इसमें कोई मनाही तो है नहीं। कोई हिंदी करे, संस्कृत करे, इंग्लिश करे, उर्दू करे, फारसी करे, ये तो भाषा है। आने वाले 5 सालों के लिए बालोतरा के लिए आपके पास क्या विजन है खास? हमारे पास बहुत बड़े विजन हम जनता के सामने रखेंगे। क्या जिला बनाए, सबसे पहले बालोतरा में यूआईटी का प्रस्ताव हो, बहुत बड़ा पानी का डैम बने, कोटा की तर्ज पर लूनी नदी में रिवर फ्रंट बनाएंगे, और पानी को रोकने के लिए चैनल बनाने का हमने प्रपोजल बनाया कि 2-2 किलोमीटर में रोके, ताकि पानी वेस्टेज नहीं जाए। अगर लूनी में आता है तो छोटे छोटे दीवारें बनाने से पानी रुकेगा। और सबसे बड़ा अपना एग्रीकल्चर है। जब आगे हमारे नेताओं ने कहा कि ये अंगूर होंगे, लोग मजाक करते थे, आज अंजीर हो रही है। सही बात। और तो अनार तो बहुत ज्यादा हो रही है। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में, खेती किसानी में अपना क्षेत्र आगे बढ़े। तो हमारा भविष्य का प्लान है नर्मदा और इंदिरा गांधी को लिंक किया जाए, ताकि ये पूरा उपजाऊ जमीन है, हर परिवार सुखी हो। भाई सिवाना जो है ना, कि भाई बाड़मेर का कश्मीर कहलाता था पहले, अब वहाँ जो जल स्तर था जमीनी, वो बहुत नीचे चला गया, इसलिए किसानों को पानी नहीं है। बारिश वो कुदरत के हाथ में है, पानी जाना आना। अगर नहरीकरण हो जाए वहां तो ज्यादा अच्छा होगा। पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो सीमांत क्षेत्र है, वहां पीने का पानी नहीं था, और आज जगह जगह कुएं और ट्यूबवेल हो गए। तो ये बदलना प्राकृतिक है। हम तो चाहते हैं कि इंदिरा गांधी और नर्मदा को आपस में लिंक होगा, तो ये हमारा पूरा बालोतरा जिला, चाहे सिवाना हो चाहे पाटोदी हो, हम उम्मीद है कि हमें मौका मिला तो हम ऐसा प्रयास करेंगे। लोग तो मजाक समझेंगे, लेकिन इंदिरा और नर्मदा को लिंक करवा के ही दम लेंगे, ताकि हर परिवार।
पाली की फैक्ट्रियों से कुछ केमिकल छोड़ा जा रहा है लूणी नदी में, क्या उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती? सरकार समय समय पर कर रही है, लेकिन कई लोग बदमाशी करते हैं, प्रदूषित पानी आता है। अब आज के जमाने में उद्योग ही जरूरी है और इनका प्रदूषण का निवारण भी है। ये आरओ या एटीपी पूरा सलवाते नहीं है, क्योंकि इनके खर्चा आता है। तो ये सोरी सिप के बदमाशी करते हैं, इनके ऊपर भी रोक लगाएंगे और उद्योग को भी चलाएंगे। भाई इनके ऊपर एक बैन तो लगना ही चाहिए कि भाई जिस फैक्ट्री से पानी आया उसको बैन करना चाहिए। कई बार पेनल्टियां लगाते हैं, कई बार सीज करते हैं, कई बार कड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जिनकी चोरी की आदत होती है, आप जानते हैं कितने कड़े नियम होने के बावजूद भी ये तस्करी और गलत धंधे करने वाले रुकते नहीं है। सही बात। इसलिए अपराध करने वाले अपराध करते हैं, सरकार का काम है कड़ा कार्रवाई करके उनको। बालोतरा की फैक्ट्रियों का भी जाता होगा? हमारे यहाँ इतनी शिकायत नहीं है जीवपाली वाले, हमारे यहाँ सीपीटी है, एटीपी है। काफी हद तक दूसरों की तुलना में बालोतरा वेल ओके है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, आप किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? पहले विधानसभा के तो होने दो, बाद में वो करेंगे। वो बात की बात है, फिर भी आप एक आपने विजन तो बनाया होगा कि पहले घर में कोई शादी होती है और आप कह रहे हो अगली शादी कैसी करोगे, पहले ये तो देखो कैसी शादी हो रही है, बाद की बात। राहुल जी को आप प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? क्यों नहीं देखना चाहते, हमारे नेता है, हमें गर्व है। और देखना नहीं, वो तो बढ़ेंगे, उनको पप्पू कोई क्यों नहीं रोक सकता। उनको पप्पू क्यों कहते हैं लोग? उनका मैनेज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अरबों रुपये करोड़ों रुपये खर्च करके राहुल गांधी जी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है। लेकिन आज लोग हकीकत जान चुके हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इतना टैलेंट हिंदुस्तान के किसी नेता में नहीं है। इतने विद्वान पढ़े लिखे, और अगर वो विद्वान है तो मोदी जी अपनी डिग्री क्यों छिपा रहे? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े बताए ना। आज दिन तक पत्रकार के सामने इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं, प्रेस वार्ता का सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। कभी अक्षय कुमार को बुला के आम पसंद है, हलवा पसंद है, ये कोई प्रेस वार्ता थोड़ी है। प्रेस को आजादी हो, प्रेस वाला कुछ भी पूछे, तो ये भाग क्यों रहे, डर क्यों रहे? कभी भी कोई इनका प्रधानमंत्री जी नहीं, मंत्री जी भी कोई भी प्रदेश और मीडिया के सामने नहीं आते। जो वो बोलते हैं वो सुनाओ, जो लिख के देते हैं वो जनता में बताओ, लेकिन सामने आके खुल के, क्योंकि इस पार्टी में बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। हमारे दो, मैंने बार बार कहा कि सिर्फ दो लोग बेचने वाले, दो लोग खरीदने वाले, इनके अलावा इनके किसी भी सांसद, कोई भी एमएलए, जो आप अंदाज लगाए, मैंने 14 महीने बिना जूते घूमा। ये इतना बड़ा प्रण लिया, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित कर देते पार्टी विरोधी गतिविधियां मानकर। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हम जनता और क्षेत्र के विकास की मांग रखते हैं, वो खुश होते हैं कि ये लोकतंत्र को मानता है और संघर्ष कर रहा है, उनको विरोधी गतिविधियां नहीं मानते। और ये लोग तो विरोधी गतिविधियां मानकर बाहर निकाल देते हैं। G20 हुआ था, क्या आप उसको सफल मानते हैं? G20 सफल तो सफल ही आयोजन है, ये हर बार होता है। कोई पहली बार थोड़ी हुआ कि भाई मोदी जी के पैदा होने के बाद ही G20 हुआ है। हर बार होता है, अलग अलग देशों में होते हैं, पहले भी हुए हैं। इसलिए कई अपने लीडर और प्रधानमंत्री रहे जो विदेशों में मोदी जी से कई गुना धाक पूरे विश्व में रही है। लेकिन मोदी जी, ये इंटरनेशनल मैटर है, ये कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। शानदार हुआ। भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, ये कोई मुद्दा है? मुद्दा आज चल रहा है। अपने कहावत है। आपके अनुसार देश का क्या नाम रहना चाहिए, इंडिया या भारत? दोनों में से एक नाम चुनना है आपको। आप किसी को पढ़े लिखे विद्वान को पूछ लेना, लोग इनको मुद्दा ही नहीं मानते हैं। मुद्दा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ये उनके उल्टा पड़ गया। ये पहले लाए,
जो पहले हिंदू मुस्लिम का गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, अब इनको लगा कि और तो कोई अपनी उपलब्धि है नहीं, तो ये संसद सत्र अकस्मात बुलाने का रीजन ये था कि हिंदुस्तान और भारत में लोगों को बांट देंगे कि भाई हम भारत वाले हैं, ये इंडिया वाले हैं। हिंदुस्तान की तो बात थी नहीं उसमें, भारत और इंडिया की बात थी। हिंदुस्तान का कोई मुद्दा नहीं रखा इन्होंने, भारत और इंडिया की बात हुई। तो जबरदस्ती कौन बोला रहा है कि भाई इंडिया बोलना पड़ेगा, कोई कह रहा है? ठीक है, लेकिन इसलिए इनको उल्टा पड़ गया, लोगों ने माना ही नहीं इस मुद्दे को, इसलिए महिला बिल लाके अब आज महिलाओं को आप बुला के कि भाई आज आपको आना है और आप कह दो 10 साल बाद खाने पे आना है। अगर आरक्षण महिला के पक्ष में होता है तो 100 में लागू क्यों नहीं करे? बता रहे हैं कि भाई परिसीमन होगा 2026 कौन करेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या बात करते हो? मैं कह दूं 2050 में ये कर दूंगा, मेरी गारंटी है 50 में जिंदा रहूंगा नहीं। मेरे को जनता ने कलम दी और फैसला आज करना है। हमने आचार संहिता से पहले जो करना, मन में कोई अफसोस नहीं है मेरा बाकी रह गया, मैंने रात दिन एक करके पूरे काम कर दिए। अगर आपको पूछा जाए कि आप देश का नाम भारत पसंद करेंगे या इंडिया, तो क्या जवाब होगा आपका? हम तो सब पसंद करते हैं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक नाम, ये कोई मुद्दा है? कोई अपने पूर्वजों आज से नहीं है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये कोई मुद्दे थोड़ी है। क्या बोले इनसे देश का कैसा भला होने, देश की प्रगति है, देश से क्या लड़ना? नाम कुछ भी बोले, इनसे देश का क्या फर्क, आम आवाम को क्या फायदा होगा? आप अंदाज लगाओ, नोटबंदी से हिंदुस्तान की आम आवाम का क्या फायदा हुआ, बता दे कोई? भाइयों बहनों, चौराहे पे लटका देना, लटकाना हाथ में हुआ। मतलब ये नोटबंदी सोची समझा षड्यंत्र था, और मैं तो मानता हूं ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, आने वाले दिनों में खुलेगा। एक अंतिम सवाल, बालोतरा के अंदर बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, इसके बारे में कभी आप विचार करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, हमने आगे प्लान जिला बना है, तो लाइब्रेरी आएगी, खेल मैदान आएंगे, जिम आएंगे, चौराहे विकसित होंगे, यूआईटियां बनेगी। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में बालोतरा को 1 नंबर जिला बनाएंगे, और 1 नंबर जब बनेगा तब लाइब्रेरी वगैरह सब होगी, तब बनेगा, तभी बनेगा। आपने अपना कीमती समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप आम आवाम तक वास्तविक मुद्दे पहुंचाओ, ताकि जनता को लगे। जनता से मैं पुनः अपील और निवेदन भी करता हूं, विकास का आकलन करके जनता फैसला करे, तभी सही मायने में लोकतंत्र है और आने वाली पीढ़ी भी काम करेगी। और अगर काम और विकास की तुलना नहीं की तो आने वाली भावी पीढ़ी में कोई भी चुनाव लड़ेगा वो विकास में विश्वास और मेहनत करना बंद कर